मैं किसी से मिलने जुलने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी मजबूरियों का हसरत भरा बयान मुकम्मल होते ही स्पीकर फोन पर रौनत आमेज हंसी की आवाज उभरी। फिर वो बोला, तुम बहुत समझदार आदमी हो। तुम्हें हर वक्त ये याद रहना चाहिए कि दिल्ली वालों ने तुम्हें बहुत मजबूती से दोस्ती के बंधन में बांधा है। हमसे मुनहरिफ होकर तुम ज्यादा देर तक चैन से आजाद नहीं रह सकते। रफ्ता रफ्ता ये बातें मेरी समझ में आती जा रही हैं। मैंने आजुर्दा सी आवाज में कहा, मैं 48 घंटे पूरे होने से पहले तुम्हें फोन पर अपना फैसला सुना दूंगा। हरगिज नहीं। उसी लम्हे जवाब आया, तुम भूल रहे हो कि तुम्हें यह फोन नंबर इमरजेंसी के लिए दिया गया है। मेरे लिए अपने फैसले से बड़ी क्या इमरजेंसी हो सकती है? मैंने बेबसी से पूछा। आज तुम्हारा पहला फोन था, इसलिए मैंने घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया। वो कह रहा था, परनमुई से राब्ते के कुछ असूल हैं। इस नंबर पर फोन 6 बजे के बाद वसूल किया जाता है और 12 घंटियों के बाद मैं रिसीवर उठाता हूं। 12 घंटियों के बाद क्यों? मैंने हैरत से पूछा। इस हैरत में मेरी सदाकारी का कोई दखल नहीं था। मैं किसी गलत आदमी से बात करना पसंद नहीं करता। हर शख्स 12 घंटियों का इंतजार नहीं करता, 2-4 घंटियां बजाकर फोन बंद कर देता है। इतना सब्र वही करता है जो मेरा खास आदमी हो और उसे मुझसे कोई जरूरी काम हो। तुमको भी इन बातों को याद रखना होगा। मैं 12 घंटियों के बाद फोन ना उठाऊं तो तुमको समझ लेना चाहिए कि मैं मौजूद नहीं हूं। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, मगर आज तो तुमने पहली घंटी पर ही फोन उठा लिया था। मैंने उसकी इब्तदाई वजाहत के बावजूद वो सवाल दोहराया, इसलिए कि यह तुम्हारा पहला फोन था। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, तुमने अपने फैक्स में फोन और वक्त का जिक्र किया था। मैं समझ गया कि ठीक 7 बजे आने वाला फोन तुम्हारा हो सकता है। तुमने फैक्स में फोन का जिक्र न किया होता तो आई मुझसे किसी कीमत पर तुम्हारी बात नहीं हो सकती थी। 7 बजे से पहले तुमसे राब्ते के लिए क्या किया जाए? मैंने उलझन अमेज लहजे में पूछा। मैं इसे उसका पूरा तरीका कार उगलवाने के लिए कोशा था। तो मुझे हर वक्त फैक्स कर सकते हो? उसका जवाब मेरे लिए मुतवक्का था। इसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। फोन के लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की पाबंदी है। फैक्स पर मैं अपनी बेपता सुना सकता हूं, तुम्हारे मशवरे नहीं सुन सकता। अब यही देख लो कि इस वक्त हमने फोन पर जितनी बातें कर ली वो 50 फैक्स भेज कर भी नहीं हो सकती थी। मेरे पास उसे कायल करने के लिए मजबूत नुक्ता मौजूद था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। वक्त और 12 घंटियां, ये 2 बातें मुझसे बराह रास्त राब्ते के लिए जरूरी हैं। क्या तुम अब भी अपना नाम नहीं बताओगे? मैंने पूछा। नामों में कुछ नहीं रखा, तुम आवाज से मुझे शनाख्त कर लोगे। ये फोन मैं ही उठाता हूं, किसी और की इस तक रसाई नहीं है। उसने लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद अपनी बात जारी रखी। जब तुम मंजरियाम पर आ जाओगे तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। इस वक्त तुम मेरा नाम भी जान लोगे। मुझे शुबा होने लगा कि वो चंदन कुरनानी नहीं, कोई और जीरक और चालाक भारतीय था जो अपनी जात को पोशीदा रखने के लिए चंदन कुरनानी का फैक्स नंबर इस्तेमाल कर रहा था। चंदन का काम बस इतना था कि वो अपनी मशीन पर आए हुए पैगामात उस तक पहुंचा दे। अगर तुमको मुझ पर एतमाद नहीं है तो मैं मुनासिब वक्त का इंतजार करूंगा, मैंने मायूसी से कहा। आज पहली मर्तबा मेरी और तुम्हारी बात हुई है। एतमाद रफ्ता रफ्ता पैदा होता है। अपना काम और हौसला दिखाओ। मैं काम के आदमियों की बहुत कदर करता हूं। फिर मोहलत में मजीद चंद घंटों का इजाफा कर दो। मैंने उसे बिला वजह फरमाइश की, मुझे परसों की सारी शाम मिल जाए तो बेहतर होगा। 6 बजे तुम फोन पर आते हो, 7 बजे तुम्हारा दिया हुआ वक्त पूरा हो जाएगा। इसमें कुछ न कुछ गुंजाइश होनी चाहिए। मेरी कही हुई बात अटल होती है। फैक्स पर तुम हर वक्त मुझे अपने फैसले से आगाह कर सकते हो। तुम्हें फोन के वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो चालाक और हाजिर दिमाग शख्स था। मैंने अपनी नीम रजामंदी के इजहार के साथ फोन बंद कर दिया। सुल्तान शाह ने भी टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया था। शानदार। जलाल ने अपनी जगह से उठकर पुरजोश अंदाज में अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाते हुए बोला, अपने दुश्मन से ऐसी लच्छेदार बातें तुम ही कर सकते हो। इसके लिए बहुत ठंडे माथे की जरूरत होती है। कालियां खा के बेमजा ना होने वाली बात तुम पर पूरी तरह सादिक आती है। इस वक्त पाकिस्तानी मुतालबा उनके गले की हड्डी बन गया है। कोई मुखालफाना सबूत ना होने की वजह से मजहर का दर्जा अभी तक एक मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी शहरी का है। हर ज़ाब्ते की रूह से इसके बारे में जवाब दही भारतीय हुकूमत का फर्ज है, वीरा कह रही थी। वो बस ये चाह रहा था कि डैनिंग घड़ी की चौथाई में अपना सीना ठोंक कर मैदान में कूद जाए ताकि भारतीयों की पेशानी से मजहर की गुमशुदगी का दाग मिट सके। मैं उसी इसी नुक्ते के गिर्द खिल रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि मैं भी तहम्मुल से उसके साथ इतने कामयाब मुज़ाकरात नहीं कर सकता था। जलाल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। तुम्हारा एक एक लफ्ज़ सफ़ेद झूठ था, मगर इस पर हकीकत का गुमान हो रहा था।
वो उल्लू का पट्टा चकरा कर रह गया होगा। ये कहते हुए उसने रिकॉर्डर में से हमारी गुफ्तगू का केस्ट निकाल लिया। भारतीय किसी भी तरह बेवकूफ़ नहीं होते, वो बहुत ज़हीन, तजर्बेकार और मक्कार होते हैं। अव्वल खान कहने लगा, ये डैनी का कमाल है कि जब वो हमारे शेर के सामने आते हैं तो इसकी बातों के हेर फेर में पढ़कर सारी चौकड़ियां भूल जाते हैं। इस वक्त डैनी के मुखातिब ने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, लेकिन डैनी ने चालाकी से काम लेते हुए उससे बहुत कुछ उगलवा लिया। देखना यह है कि डैनी से बात करने वाला कौन था। अगर ये चंदन था तो मुझे हैरत है, वो अपनी बातों से पक्का भारतीय मालूम हो रहा था। वीरा ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी वादा खिलाफी कर लूँ? अचानक जलाल ने मुझसे पूछा। मुझे मालूम था कि बाद में यह मरहला भी आएगा। मैंने हल्के से तन से कहा, वादा करना आसान होता है, इसे निभाना सबसे मुश्किल काम है, और तुम तो वादा करने वालों के सरखेल बने हुए थे। तुम इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? अगर तुम बुरा मान रहे हो तो फिर जाने दो। जलाल ने शाइस्तगी से कहा, तुम बिल्कुल सही पहुंचे हो। ये भारतीयों की सतह की घटिया बातें हैं। मैंने इन लोगों को सवालात की इजाज़त देकर भीड़ों का छत्ता छेड़ने की कोशिश नहीं की। आज खुद इन्हें बताना शुरू कर दिया। मैं गजाला को अपनी बीवी बनाकर नहीं ले गया था, मगर उसे अपने कमरे में रखा हुआ था। दिल्ली में इतनी सी बात रावालों के लिए पुरकशिश बन गई। उन्होंने कुछ लड़कियों को मेरे पीछे लगा दिया। रीना नामी एक लड़की मुझे अपने साथ होटल के एक ऐसे कमरे में ले जाने में कामयाब हो गई जहां पहले से कैमरे छुपे हुए थे। रावाले अब तक जिस फिल्म की धमकियां दे रहे हैं वो बनी जरूर थी, लेकिन रा के दफ्तर में दूसरे रिकॉर्ड के साथ चला दी गई। वो इसके तल्फ होने का एतराफ़ करने से गुरेज़ा हैं। मैं इन्हें बता नहीं सकता कि मैंने वो वीडियो केस्ट अपने हाथों से जलाया था। फिर तुम बिला वजह क्यों इनसे दब रहे हो? वीरा ने भड़क कर पूछा। मसलेहत, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैं इनके सफ़ों में शामिल रहकर इनकी बीख खूनी करना चाहता हूँ। अगर इनकी खुशफहमी दूर कर दूँ तो वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इस वक्त राह वालों का सारा जोर उसी फिल्म पर था। हाँ, अव्वल खान ने इकरार किया। मेहनत से इस्तवार किए हुए राब्ते इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किए जा सकते। उनकी खुशफहमी को बरकरार रहना चाहिए। ज़रा अपने आदमियों को देखो। जलाल ने चौंक कर उसे याद दिलाया, 7 बजे कौन सनी के दफ्तर में गया था? अव्वल खान ने फ़ोन पर शायद स्टेशन 4 के रेडियो रूम से रब्ता किया। मेरी मालूमात के मुताबिक वहां बैठा हुआ ड्यूटी अफसर शहर भर में STF के कारकुनों की जुमला सरगर्मियों से बाखबर रहता था, क्योंकि हर ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू वहां ज़रूर सुनी जाती थी। इसके अलावा भी हर रुकन वक्फे से अब वहां अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देता रहता था। अव्वल खान फ़ोन पर बात करके मुड़ा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने शिकस्त खोरदा आवाज़ में बताया कि उसके आदमी सनी के दफ्तर के करीब बैठे बैठे उकता गए थे। दोपहर से इस वक्त तक कोई उस मुकफ्फिल दफ्तर के पास नहीं भटका था। यह कैसे हो सकता है? मैंने हैरत से कहा। 7 बजे मैंने खुद उस दफ्तर के फ़ोन नंबर पर बात की है। तुम सब इसके गवाह हो। शायद तुम ज़हनी तौर पर कहीं और हो, जलाल ने कहा। मुकाबला राह वालों से हो तो सब कुछ मुमकिन है, फिर ये लंबा चक्कर मालूम होता है। मैंने सोचते हुए कहा, सनी के दफ्तर का फ़ोन नंबर कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। अव्वल खान की आंखें चमक उठी। तुमने बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया है। चंदन के घर और सनी के दफ्तर में 1.5-2 फरलांग का फासला है। बीमार सनी कुमार के फरिश्तों को भी कुछ पता नहीं इसका फ़ोन राह वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लाइन यकीनी तौर पर चंदन के घर पर इस्तेमाल की जा रही है। तुम्हारे आदमी वहीं मौजूद हैं। किसी से कहो कि ताला खोल कर देखे। क्या सनी का फ़ोन डेड पड़ा हुआ है? वीरा बोली। अगली किसी कार्रवाई से पहले वो यकीन दहानी वाकई ज़रूरी थी। अव्वल खान का अपने आदमियों से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं था। उसने एक मरतबा फिर स्टेशन 4 पर अपने ड्यूटी अफसर को हदायत दी और हमारे साथ बातों में शरीक हो गया। मैं समझ रहा था कि सनी की राह वालों से मेरी भगत है, मगर अब हालात का दूसरा रुख सामने आ रहा है। जलाल कह रहा था, सनी अपने घर पर बीमार पड़ा हुआ है। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि उसके फ़ोन के साथ क्या बदसलूकी की जा रही है। वो बेगुनाह नहीं हो सकता। सुल्तान शाह ने पहली मरतबा जलाल से इख्तिलाफ राय की जसारत की और जलाल की तेवरियों पर हल्का सा बल आ गया। तुम उसे गुनहगार कैसे करार दे रहे हो? जलाल ने उससे पूछा। पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा है। फ़ोन का बिल बर वक्त अदा न होता तो फ़ोन कभी का कट चुका होता। अगर सनी या उसका कोई आदमी बाकायदगी से बिल अदा करता है तो उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फ़ोन दफ्तर की बजाय कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। जलाल ने सर हिलाया और सोच में पड़ गया। सुल्तान शाह ने वो कमज़ोर एतराज़ इतनी संजीदगी से उठाया था कि कोई फौरी तौर पर उसके मनफी पहलू पर तवज्जो नहीं दे सका। मैंने इन लोगों का तजस्सुस दूर करने का इरादा किया तो मुझसे पहले वीरा बोल पड़ी। बोलने से पहले कुछ सोच भी लिया करो। वीरा की आवाज़ पर सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। वो सुल्तान शाह से कह रही थी, फ़ोन के बिल में उसी वक्त इजाफा होता है जब उससे कोई कॉल की जाए। कॉल वसूल करने में कोई खर्च नहीं होता। अगर वो लोग इतने चालाक है कि सनी का फ़ोन चुरा कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे सिर्फ पैगाम वसूल करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। उन्होंने ये एहतियात रखी होगी
कि इस नंबर से कोई फोन ना किया जाए। सनी बेखबरी में हर माह लाइन रेंट वगैरह अदा कर रहा है। हाँ ये तो है। जलाल ने वीरा की तस्दीक की। हम इस इम्कान को क्यों भूल रहे हैं? ये इम्कान ही नहीं हकीकत हो सकती है। वीरा के मरबूत एतराज पर सुल्तान शाह का चेहरा खिफत से सुर्ख हो गया और उसने खामोशी से सर झुका लिया। हैरत है कि ऐसी सामने की बात फौरी तौर पर किसी के जहन में नहीं आ सकी। जलाल बुड़बुड़ाया। जलाल की फरमाइश पर गजाला एक मरतबा फिर सबके लिए चाय बनाने चली गई। इस मरतबा वीरा भी इसके साथ किचन की तरफ बढ़ गई थी। रात की इस इब्तिदाई पहर में सनी के वीरान और मुकफ्फिल दफ्तर में घुसना ज्यादा दुश्वार नहीं था। सारी अहमियत सिर्फ इस बात की थी कि अव्वल खान के आदमी कुफल शिकनी में कितने माहिर थे। थोड़ी देर बाद स्टेशन 4 से कॉल आ गई। अव्वल खान के आदमियों ने कुफल शिकनी के बाद दफ्तर को पहले की तरह दोबारा लॉक कर दिया था। महीनों के गर्दो गुबार में अटे हुए दफ्तर का फोन बिल्कुल बेजान था। अगर इतनी छानबीन ना की जाती तो सनी खुला मुजरिम नजर आ रहा था। जलाल ने हल्की सी गोसीली आवाज में कहा, अगर यह लाइन चंदन के फ्लैट में पाई गई तो मैं इस बास्टर्ड को उधेड़ डालूंगा। एक काम में 2 एजेंसियां लग जाएं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। मैंने जलाल से कहा, लाइन के सुराग पर तुम किसी को मामूर करोगे या अव्वल खान के आदमी काम करते रहे? मैं नामाकूल किस्म की दखल अंदाजियों का कायल नहीं हूं। जलाल ने जवाब दिया, अव्वल खान की टीम काम कर रही है, वही करती रहे, लेकिन रिजल्ट आज रात ही मिल जाए तो बेहतर होगा। मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूं, लेकिन यह काम कल के लिए टाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। मैंने तजवीज पेश की। आज रात और कल में क्या फर्क है? उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जम कर रहेगी। चंदन या फोन चुराने वाले ने कॉल के लिए 6 बजे का वक्त दिया है। इसका मतलब है कि वो दिन भर अपने ठिकाने से गायब रहता है। 6 बजे हर हाल में लौट आता है और फिर रात वहीं बसर करता है। दिन में वो बाहर होगा, हर चीज की अच्छी तरह देखभाल कर ली जाएगी। बिल्कुल मुनासिब तजवीज है, मुझे से पूरा इत्तिफाक है, मगर तारों के सहारे ये तो मालूम होना चाहिए कि वो नंबर कहाँ लिया गया है। उस घर या दफ्तर की छानबीन कल 3 में कर ली जाएगी। अव्वल खान के आदमियों को वो काम सर अंजाम देना था। वो हमेशा हमातन खिदमत बना रहता था, इसे कोई एतराज नहीं था। मैं खामोश हो गया। हम सब ने जलाल को खाने के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने पर आमादा न हुआ। उसके पास हमेशा अपनी मसरूफियात का उज़र मौजूद रहता था। उसने कहा कि अगर फोन और फैक्स वाला पुरस्रार मामला तरपेश न होता तो हमारे साथ इतना वक्त नहीं गुजार सकता था। हमारे घर से उसे निश्तर रोड पर सद्दफ मैंशन की तरफ जाना था। उसने ये बताकर हम सबको हैरान कर दिया कि वो सारी रात सद्दफ मैंशन के नंबरों पर दस्तयाब होगा। सद्दफ मैंशन की इमारत मेरी देखी भाली थी। ग्राउंड फ्लोर पर माकूल दफ्तरी सहूलियात से कताए नजर वो एक कुजाड़ और आसेबी इमारत थी, जहां जा बजा छोटे बड़े कैद खाने बने हुए थे। आईबी वाले इस इमारत को अपने इंटेरोगेशन सेल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वहां पुराने और जिद्दी मुजरमों को कैद में रखकर ऐसे नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद से गुजारा जाता था कि न चाहते हुए भी वो अपनी रूह की गहराइयों से सच उगलने पर मजबूर हो जाते थे। इस कैद खाने में तुम सारी रात क्या करते रहोगे? मैंने हैरत से पूछा। जरूरत पड़ती है तो वहां दिन रात काम होता है। इस वक्त भी वहां चंद अहम कैदी मौजूद होंगे जिनके आसाब किसी भी वक्त जवाब दे सकते हैं। इनसे तफ्तीश के लिए मेरा वहां मौजूद होना जरूरी है। उसने खंदा पेशानी के साथ वो सफाकाना हकायक बयान कर डाले। खुदा तुम्हारी हालत पर रहम करे। आसाब ज़दा कैदियों की चीखों में वहां गहरी नींद सोना भी दुश्वार है। ये जिंदगी के रूप हैं जो पल पल में बदलते रहते हैं। यह कहकर उसने हम सबको अलविदा कहा और रवाना हो गया। अव्वल खान का इरादा था कि सनी के गुमशुदा टेलीफोन कनेक्शन का सुराग लगाने के लिए वो खुद मुतलका इलाके में पहुंच आए, जहां महकमे के अफराद उसकी मदद करके लाइन के दूसरे सिरे तक पहुंच सकेंगे। मगर मेरी दानिश में उसकी वो भाग दौड़ गैर जरूरी होती। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि टेलीफोन के महकमे में खंभों पर काम करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल मतरूक हो चुका था। लाइनमैन साइकिलों पर अपने इलाके में घूमते रहते थे और जहां जरूरत होती थी जूते उतार कर बंदरों की तरह खंभों पर चढ़कर अपना काम पूरा कर लेते थे। इन तकलीफ से तमाशों में महकमे की माली जुबूहाली का दखल हो या निचले मुलाजमीन की सहल पसंदी का, एक बात तय थी कि ऐसी मुशक्कतें अव्वल खान जैसे बुर्दबार और मतीन आदमी के लिए मुमकिन नहीं थी। वो तकनीकी काम था जिसे मुतलका अहलकार खूबी से अंजाम दे सकते थे। अव्वल खान ने हमारे घर से TNT वाले आदमी से बात की। टेलीफोन लाइन की ऐसी दीदा दलेराना चोरी की शिकायत सुनकर वो हैरान हुआ, मगर उसने बताया कि शहर में झूलते हुए तारों के दरमियान में कहीं से लाइन का मुतवाजी तौर पर चोरी होना अनोखा नहीं था। ऐसे वाकयात होते रहते थे। अव्वल खान सुबह से अपने घर से निकला हुआ था। दफ्तर का चक्कर लगाकर वो दोबारा हमारे पास लौट आया था। इसकी बीवी बच्चे कराची में थे और उसकी तवज्जो के हकदार थे। जब उसने अपने घर जाने का इरादा जाहिर किया तो कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका।
خدا کا شکر ہے کہ ایک ایک کر کے دونوں رخصت ہو گئے، ورنہ میرا تو دم سوکھ رہا تھا۔ اول خان کے چلے جانے پر ویرا نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ان کی موجودگی سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ سلطان شاہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ میری شام خراب ہو رہی تھی، ویرا نے اپنی بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ شام ہوئی اور رات آ گئی، لیکن غضب خدا کا کہ میرے منہ میں ایک بوند بھی نہیں گئی۔ سب بے فکر ہو کر یوں فرصت سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہیں دنیا میں دوسرا کام ہی نہ ہو۔ باتیں کام کے سلسلے میں تھیں، یہاں گپ شپ نہیں ہو رہی تھی۔ غزالہ نے اسے تعریف کی۔ میں اس وقت کسی سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، ویرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پینے کے تصور ہی سے مزاج میں بلا کے نرمی اور ملنساری آ جاتی ہے۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دانستہ مجھے کندھا مارا اور رک کر سرگوشی کی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آ جانا، ورنہ میں بڑی محفل میں سوالوں کی بھرمار کر دوں گی۔ وہ میرا جواب سنے بغیر لہراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ سلطان شاہ نے میرے قریب آ کر رازداری سے پوچھا۔ وہ ہول فل بکتی رہتی ہے، تم اس کے چکروں میں نہ پڑو۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ ہم لوگوں نے کافی لمبا وقت بیٹھ کر گزارا تھا۔ میں اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ معاملات آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان کی رفتار سست محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے خیالی گھوڑے دوڑا رہے تھے، مہم سراغوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ مار دھاڑ یا کسی مقابلے کا دور دور تک امکان نہیں تھا۔ ساری پیش رفت اطلاعات کے میدان میں ہو رہی تھی۔ میں نے راہ کے نامعلوم ایجنٹ سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے فیکس کے موضوع پر دانستہ بات نہیں کی تھی۔ میں مظہر کے روپ میں جس ذہنی سطح کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کے لیے ایسی دور کی باتیں موضوع نہیں تھیں۔ یہ راہ والوں کی اپنی سوابدید تھی کہ وہ میرے بھیجے ہوئے اس پیغام کو کس طرح استعمال کرتے۔ بستر پر لیٹے لیٹے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اول خان نے اپنے آدمیوں سے سنی کے دفتر کی نہ صرف خیر خبر لے لی تھی بلکہ تلاشی تک لے ڈالی تھی، لیکن چندن کا فلیٹ کی نگرانی کرنے والوں کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ 7 بجے وہاں کی کیا صورتحال تھی۔ سوچتے سوچتے مجھے غنودگی کی لہر نے آ لیا، لیکن میری وہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ کسی نے میرے داہنے پیر کا انگوٹھا جھنجھوڑ کر مجھے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو میرے پیروں کے قریب ویرا کڑی دلاویز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے گھرا کر کہا۔ کسی کے بیڈ روم میں یوں گھسانا بہت بےہودہ حرکت ہے۔ غزالہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں بند ہوتی تو میں ہرگز نہ آئی ہوتی۔ وہ اپنے بیبی فرینڈ کے ساتھ باہر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ ویرا پر میری پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو؟ میں نے کونیوں کے بل اٹھ کر پوچھا۔ غزالہ اور سلطان شاہ نے ٹیلی ویژن کے سامنے اپنی جوڑی بنائی ہوئی ہے۔ میں اکیلی بور ہو رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آ جاؤ تو باتیں کریں گے۔ میں اسے سخت سست کہنے والا تھا، مگر مجھے اس کی دھمکی یاد آ گئی۔ میں اس کے کمرے میں نہ جاتا تو غزالہ کے سامنے میری اور رینا کی ویڈیو فلم کا ذکر چھیڑ کر میری خاصی خفت اور پریشانی کا سامان پیدا کر سکتی تھی۔ چلو، میں نے برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے بستر چھوڑ دیا۔ اپنی نشیلی آنکھوں پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی مار لو تو تمہارے دماغ کی گرمی کم ہو جائے گی، اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے مشورہ دیا۔ میں ویرا کے مشورے کو ٹھکرا کر اسی حالت میں جانے پر آمادہ تھا، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ اس کی بے سروپا باتوں پر غصہ دکھا کر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس کا بہترین علاج یہ تھا کہ اسے ہنس ہنس کر سلگایا جائے۔